नमस्कार दोस्तों, जीके नोट्स वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं सोमेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना के बारे में, उद्देशिका के बारे में। देखिए, दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा की बैठक के बारे में। तो हमने देखा था कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव है ये प्रस्तुत किया था, और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। ठीक है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसका परिवर्तित रूप ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, अब बात की जाए विश्व के जितने भी बेहतरीन संविधान हैं उन संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना को रखा गया है। भारत ने भी अपने संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना को रखा है। प्रस्तावना का जो प्रावधान है ये हमने अमेरिका से लिया है। कहां से लिया? अमेरिका से। और प्रस्तावना की जो भाषा, शैली और जो भाव है ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, प्रस्तावना के माध्यम से ही किसी भी देश के संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ कौन थे? N.A. पालकीवाला। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है? परिचय पत्र। क्योंकि प्रस्तावना के माध्यम से हम किसी भी देश के संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का परिचय पत्र और संविधान का आभूषण कहा जाता है। ठीक है, अब हम प्रस्तावना को पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। जब तक हमें पूरी प्रस्तावना याद नहीं होगी हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, और भारत के नागरिक होने के नाते भी हमें प्रस्तावना याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं प्रस्तावना को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो हमारा आंसर होगा 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है इसमें? तो इसमें न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के। ये जो न्याय का जो प्रावधान है ये हमने रूस के संविधान से लिया है। ठीक है, और कितने प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार की। कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। तो हमें प्रस्तावना याद होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं प्रस्तावना की विषय वस्तु या उद्देशिका में निहित मुख्य तत्व। तो पहला विषय वस्तु है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इससे क्या तात्पर्य है कि इस संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय। ठीक है। और संविधान की जो शक्ति स्रोत है वह भारतीय जनता है। कौन है संविधान की शक्ति स्रोत? भारतीय जनता। और जो प्रभुत्व शक्ति है वह भी जनता में निहित है। किस में निहित है? जनता में निहित है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या पता चला कि संविधान के निर्माता है ये भारतीय हैं, शक्ति का स्रोत भारतीय जनता है तथा प्रभुत्व की जो शक्ति है वह भी जनता में निहित है। अगला तत्व है हम भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं? तो हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या तात्पर्य है इससे? कि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। ठीक है, ये अपने निर्णय स्वयं लेगा। ठीक है, तो इसका ये तात्पर्य है कि भारत किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले विषय वस्तु की। तो अगला है समाजवाद। देखिए समाजवाद का जो प्रावधान है ये प्रस्तावना में पहले नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवाद का क्या तात्पर्य है? समाजवाद का तात्पर्य है कि उत्पादन एवं वितरण के जो साधन हैं उन पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण नहीं होगा बल्कि सबका होगा। ठीक है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो गरीबों को या कमजोरों को विशेष प्रोटेक्शन देने की बात करता है। भारत का समाजवाद है ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। कौन सा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद से तात्पर्य है कि इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही आस्था रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य हुआ? मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य हुआ जहां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। यानी कुछ कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत होगा, कुछ कार्य निजी क्षेत्र के अंतर्गत और कुछ कार्य ये दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रावधान की। अगला प्रावधान है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का प्रावधान है ये पहले प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, प्रस्तावना में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य? कि देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रावधान की हम बात करें तो अगला प्रावधान है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक से क्या तात्पर्य? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का तात्पर्य है कि सारी शक्तियों का स्रोत है ये जनता होनी चाहिए और जनता ही शासन में भागीदार होनी चाहिए, वही लोकतंत्र है। ठीक है, अगले प्रावधान की बात करें। अगला प्रावधान है गणराज्य, रिपब्लिक। रिपब्लिक का जो प्रावधान है ये हमने फ्रांस से लिया है। रिपब्लिक से तात्पर्य है कि देश का जो सर्वोच्च पद है ये वंशानुगत ना होकर ये निर्वाचित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाचित। तो हमारे देश का सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। ठीक है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले विषय वस्तु की। तो अगला है न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि संविधान जाति, पंथ, लिंग, धर्म आदि किसी भी आधार पर भेदभाव के बिना समाज का निर्माण करना चाहता है और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के
समुचित अवसर सुलभ हो। ठीक है, अगला प्रावधान है इसी में ही आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से क्या तात्पर्य हुआ? आर्थिक न्याय से तात्पर्य हुआ कि लोगों को उनके धन, आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को समान पद पर समान भुगतान किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए कमाने का समान अवसर सुलभ हो। चलिए अब हम बात करते हैं अगले न्याय की। अगला न्याय है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य हुआ? राजनीतिक न्याय से तात्पर्य हुआ कि सभी लोगों को राजनीतिक अवसरों में भाग लेने के लिए बिना किसी भेदभाव के समान, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अधिकार है। चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की का अधिकार है। ठीक है, तो हमने बात की 3 प्रकार के न्याय की। अगली जो विषय वस्तु है वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से तात्पर्य कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, पर स्वतंत्र का ये मतलब नहीं है कि उसे कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। इस स्वतंत्रता का उपयोग संविधान में वर्णित सीमाओं तक ही किया जा सकता है। तो पहला जो प्रावधान है वह है विचार। हर व्यक्ति अपनी तरीके से सोच सकता है, उसके चिंतन करने पर कोई भी किसी भी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से तात्पर्य है कि उसके मन में जो भी विचार आते हैं उनको वह एक्सप्रेस कर सकता है, पर इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध है। अगला है विश्वास, कि वह किसी भी प्रकार की आइडियोलॉजी को मान सकता है। अगला प्रावधान है फेथ, धर्म, यानी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार वह अपना आचरण कर सकता है। और अगला प्रावधान है उपासना। तो इसके अंतर्गत 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले विषय वस्तु की। अगले विषय वस्तु है समता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा की समता से तात्पर्य है कि किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाना चाहिए। हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। दूसरा है अवसर की समता। अवसर की समता से तात्पर्य कि सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? समान अवसर। ठीक है, चाहे वह कोई योजना हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो या फिर कोई सरकारी नौकरी हो, इन सब में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बंधुता की। बंधुता से तात्पर्य है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना। संविधान की एकल नागरिकता ने भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया है। और मूल कर्तव्य, चलिए आप बताइए मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग है 4A, अनुच्छेद 51A। पहले मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है वह संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है यह हमने कौन से देश से लिया? तो सोवियत संघ रूस से। ठीक है, तो मूल कर्तव्य में यह बताया गया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? कि वह धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना ये कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान। ठीक है, और दूसरा है देश की एकता और अखंडता।
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के 4 मूल तत्व के बारे में। पहला मूल तत्व है संविधान के अधिकार स्रोत। प्रस्तावना ये कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा प्रावधान क्या है? दूसरा प्रावधान है भारत की प्रकृति। प्रस्तावना से पता चल जाता है कि भारत की कैसी प्रकृति है। प्रस्तावना ये बताती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इसके अलावा गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, इसीलिए तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। अगला प्रावधान है संविधान के उद्देश्य। क्या है संविधान के उद्देश्य? उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये संविधान के उद्देश्य हैं, इनका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रावधान है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो जैसा कि हमने प्रस्तावना पढ़ी थी, उसमें लिखा गया है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान को लागू कब किया गया? तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं। तो प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द हैं, ये प्रस्तावना में जोड़े गए। परीक्षा में कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, तो हमें ये पहले ये तीनों शब्द याद तो हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण की, क्योंकि समय समय पर यह बात उठती रही है क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो सर्वप्रथम पहला वाद जो है ये बेरुबाड़ी वाद 1960 में। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगले वाद की हम बात करें तो अगला वाद है केशवानंद भारती वाद। इस मामले में न्यायालय ने अपने जो पहले जो उन्होंने निर्णय दिया था उसे अस्वीकार किया। क्या निर्णय दिया था पहले? कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने ये माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान का प्रस्तावना भाग है। और 1995 के LIC वाद में भी न्यायालय ने अपना वही निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के लिए कहे गए प्रमुख कथन के बारे में। सर कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने प्रस्तावना के लिए यह कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या है? दीर्घकालीन सपनों का विचार है। वहीं KM मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना संप्रभु, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य का भविष्य फल है। ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना हमारे संविधान का आभूषण है, प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है। ठीक है,
इन्होंने क्या क्या कहा? आत्मा, पूंजी और आभूषण। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तब हमारा आंसर होगा पंडित ठाकुरदास भार्गव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।